Hi guys, this is Khushbu Agrawal and welcome to my channel BioSetu. आज हम लोग करने वाले हैं दिसंबर 2011 में आए हुए कुछ क्वेश्चन जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनिट 2 ऑफ योर सीएसआई सिलेबस उसके क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चंस को करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, सो लाइकवाइज हम लोग दो सीरीज में दिसंबर 11 के यूनिट 2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू गेट द अपडेट्स ऑफ द लेटेस्ट वीडियो। ठीक है, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशंस को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करिएगा व्हाट यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट, मुझे कौन सी सीरीज के साथ आना चाहिए। प्लीज ऑल्सो डू कमेंट मी फॉर योर सजेशंस। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दिसंबर 2011 के क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इन कॉन्ट्रास्ट विद द प्लांट सेल the most distinctive feature of cell division in animal cell is, ठीक है, most distinctive feature in cell division in animal cell is क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में। तो ऑप्शंस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर ला सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ द सेल साइकिल ट्रांजिशन बाय द प्रोटीन काइनेज। तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्टिव फीचर इसमें नहीं है। इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल हमें पता है सेल साइकिल का ट्रांजिशन बाय प्रोटीन काइनेज होता है, कंट्रोल वो करता है प्रोटीन काइनेजेस। डिफरेंट सीडीके का फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन इज गोइंग टू कंट्रोल डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द सेल साइकिल इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। तो डेफिनेटली ये डिस्टिंक्टिव फीचर तो नहीं है। कमिंग टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो अगेन प्लांट में जो यूकैरियोट्स में जैसा होता है वैसे ही होता है। तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में कोई इसमें मेजर वेरिएशंस नहीं आने वाला है। तो अगेन द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर में ये भी नहीं होगा। थर्ड इज ubiquitin dependent pathway for protein degradation which is again common for plant and animal। हमें पता है ubiquitin dependent protein degradation plant में भी होता है, एनिमल में भी होता है। the protein which is not required is degraded like for cyclin also। cyclin cdk से अगर हम लोग रिलेट कर रहे हैं तो cyclin b का डिग्रेडेशन होता है अगर एनाफेज में उससे जाना पड़ता है। तो यस, इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल ये डिस्टिंक्टिव फीचर में नहीं आएगा। बट पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट इज डेफिनेटली a डिस्टिंक्टिव फीचर बिकॉज हमें पता है सेल डिवीजन एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दो डिफरेंट टाइप से होता है। इन एनिमल सेल आपका बाहर से कन्वर्ज होता है अंदर की तरफ आता है लाइक दिस। इफ दिस इज अ सेल तो यहाँ से कन्वर्ज करता है डिवीजन फोरम आपका डिस्ट्रिक्शन जो कंस्ट्रिक्शन हम लोग जिसको बोलते हैं इस तरह से। ठीक है, एंड द सेल इज गोइंग टू डिवाइड फाइनली इनटू टू। ठीक है, बट इन प्लांट सेल क्या होता है? आपका अंदर से मिडिल फरो बनता है एंड देन द प्लांट डिवाइड्स। आपका मिडिल प्लेट बनता है, सेंट्रल प्लेट बनता है एंड फर्दर ये आगे जाता है एंड सेल को डिवाइड कर देता है प्लांट सेल में। और अगर आप हमें पता है कि सेंट्रियोल जो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल सेंट्रियोल इज एब्सेंट। इंस्टेड ऑफ दैट आपका माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो बाइंड करते हैं एंड देन सेग्रीगेशंस में मदद करते हैं। तो डेफिनेटली पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट कैन डेफिनेटली be a distinctive feature in case of animal and the plant cell, and that is why cytokinesis vary करता है both the plants। तो definitely इसका clear cut answer will be pattern of chromosome movement, so answer will be D। Okay, so next moving to the next question, question number 2 of section B, 2 marks. The membrane lipid molecule assemble spontaneously into bilayer when placed in water and form a closed spherical structure is known as। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। सिंपल बोला जा रहा है एक मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल है जो स्पॉन्टेनियसली बाइलेयर के फॉर्म में क्या कर जाता है, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन वाटर स्पॉन्टेनियसली वो बाइलेयर के फॉर्म में इंक्लोज कर जाता है। अगर वाटर है तो इमीडिएटली वो बाइलेयर के फॉर्म में वाटर में इस तरह से इंक्लोज हो जाएगा। तो अगेन अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेटली इसका आंसर कहीं ना कहीं लाइपोसोम होगा बिकॉज लाइपोसोम हमें पता है इज मेड अप ऑफ बाइलेयर लिपिड। और बाइलेयर लिपिड में क्या होता है? बोथ द लेयर्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक एंड्स दो हाइड्रोफोबिक हेड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक हेड्स और हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं तो दे हैव द टेंडेंसी टू कि वो जब लिपिड
वाटर के कांटेक्ट में आए तो वो इमीडिएटली सर्कुलराइज हो जाएंगे, इमीडिएटली बाइलेयर क्लोज स्ट्रक्चर स्फेरिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाते हैं। लाइपोप्रोटीन लाइपोसोम का यही रोल है, एंड दैट इज वाई हम लोग बहुत बार लाइपोसोम को ट्रांसमिशन के लिए भी यूज करते हैं, प्रोटीन सॉर्टिंग्स, प्रोटीन का डिलीवरी के लिए भी यूज करते हैं। एंड इनफैक्ट इन हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर ऑल्सो लाइपोसोम मीडिएटेड वेक्टर सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने। लाइपोसोम मीडिएटेड वेक्टर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग लाइपोसोम से डबल मेम्ब्रेन उसे इंक्लोज करके यहाँ पे हम अपने डिजायर प्रोटीन या जो भी कंपोनेंट जिसे डिलीवर करना है उसे पोर कर देते हैं। एंड सिंस लिपिड लेयर होता है तो लिपिड लेयर हैव द प्रॉपर्टी सेल्फ निकिंग प्रॉपर्टी, जो जाकर के फ्यूज कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंड हमारे कंटेंट को सेल के अंदर डिलीवर कर सकता है। ओके, so we know all these things. So the membrane lipid molecule assembles spontaneously in the bilayer when placed in water and form a closed spherical structure. Definitely answer will be liposome. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेक्शन बी, अगेन 2 मार्क्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल इज। नर्व सेल में सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड क्या है जो नर्व सेल को एक्चुअली डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द अदर सेल? तो ऑटोमेटिकली इसमें पहला आंसर जो हमारे दिमाग में आएगा विल बी स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन क्या है? एक्स्ट्रा ग्रुप है फॉस्फेट, एक्स्ट्रा ग्रुप इज फॉस्फेट, स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है, यस, स्फिंगोसिन प्रेजेंट होगा एंड देन हमारा एक्स्ट्रा ग्रुप स्फिंगोसिन हो गया एंड देन फैटी एसिड। ठीक है, हमें पता है कि जो लिपिड है, लिपिड कैसे कॉम्प्लेक्स लिपिड इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। कभी भी सिंपल लिपिड मेम्ब्रेन में तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, या तो कॉम्प्लेक्स लिपिड या डिराइव लिपिड लाइक कोलेस्ट्रॉल। जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड इज मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप, एक्स्ट्रा ग्रुप होंगे उसमें आपके, एक्स्ट्रा ग्रुप होने के बाद आपका कार्बन सोर्स होगा उसमें, जो भी ग्लिसरॉल है या स्विंगोसिन है, और फैटी एसिड होते हैं। अब एक्स्ट्रा ग्रुप क्या है उसके ऊपर डिपेंड होकर के हम लोग नाम देते हैं। तो स्विंगोमाइलिन आपका सेरेमाइड, हम लोग इसको सेरेमाइड भी बोलते हैं, सेरेमाइड स्विंगोकोलिन भी बोलते हैं। इसका another name is ceramide sphingoscoline. That means choline is the extra group which is attached to the head moiety of the sphingosine molecule. phosphate के साथ choline attached रहता है। तो ये sphingomyelin आपके नर्व सेल में पाया जाता है, which is the commonest type of lipid जो आपको नर्व सेल में देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आंसर विल बिकम डी, दैट इज स्फिंगोमाइलिन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, दैट इज सी सेक्शन का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है ये। ओके, अगेन दिसंबर 11 का ये भी। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ अ मेशवर्क ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो इरिथ्रोसाइट आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन साइटोस्केलेटन है, उसमें मेशवर्क ऑफ प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंडरलाइंग है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, सो द प्रिंसिपल कंपोनेंट जो कि स्पेक्ट्रिन है, spectrin is an peripheral protein of the RBC membrane. Spectrin and chirin, band 4.1 प्रोटीन, ये सब क्या है? ये सब आपका पेरिफेरल प्रोटीन है जो आरबीसी के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एंड स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन को बेसिकली हम लोग, उनका फंक्शन क्या होता है? उनका फंक्शन है टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी। साइटोस्केलेटन, मतलब स्केलेटन का रोल क्या होता है? स्केलेटन हमारे बॉडी में हमारा फ्रेमवर्क डिसाइड करता है कि हमारा बॉडी कैसा बनेगा। तो स्पेक्ट्रिन इज बेसिकली द साइटोस्केलेटन ऑफ द आरबीसी, जो आरबीसी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा, फ्रेमवर्क कैसा होगा आरबीसी का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है स्पेक्ट्रिन, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट से बना हुआ होता है, टेट्रामर 2 अल्फा 2 बीटा सब यूनिट से बना होता है स्पेक्ट्रिन। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है? साइटोस्केलेटन इज एंकर्ड टू द मेम्ब्रेन थ्रू लिंकेज विद द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं कि जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे जो पेरिफेरल प्रोटीन स्पेक्ट्रिन है, वो आपके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन लाइक बैंड 3 प्रोटीन और ग्लाइकोफोरिन इनसे लिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है? द cytosolic domain of band 3 also serve as the binding site of the glycolytic enzyme। और ये जो band 3 प्रोटीन है, इनके साइटोसोलिक साइड वाला एंजाइम जो है वो कुछ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम लाइक ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट से कनेक्टेड है। ठीक है, उससे कनेक्टेड है ना। एनालिसिस ऑफ द ब्लड सैंपल ऑफ अ पेशेंट विथ hemolytic anemia showed spherical red blood cells the patient carries। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो जिनको hemolytic anemia हुआ पेशेंट में, उनका जब ब्लड सैंपल का एनालिसिस किया गया तो देखा कि ब्लड आरबीसी के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गया, और अभी जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है
वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर अभी हमें मिला। तो ये स्ट्रक्चर में चेंजेस होना, तो अभी क्या पूछा जा रहा है कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम होगा जो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गया आरबीसी का। तो सिंपल सी बात है, जब भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज का बात होगा डेफिनेटली हम लोग साइटोस्केलेटन को दोष देंगे कि डेफिनेटली कुछ स्केलेटन में प्रॉब्लम है, फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रिन हुआ, बैंड 3 प्रोटीन हुआ, देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं। बट स्ट्रक्चर का कभी भी बात आएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग स्केलेटन के ऊपर ब्लेम डालेंगे। तो स्केलेटन क्या है? स्पेक्ट्रिन इज द स्केलेटन जिसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है। ठीक है, स्केलेटन में स्पेक्ट्रिन का बात हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर स्ट्रक्चर में वेरिएशन है तो स्पेक्ट्रिन में कुछ म्यूटेशन होगा, स्पेक्ट्रिन का कोई बात होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है? म्यूटेशन ऑफ द ग्लाइकोफोरिन सी और स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन से कोई मतलब नहीं है। तो स्पेक्ट्रिन में म्यूटेशन होना इज मोर प्रोबेबल फॉर द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी। तो ये आंसर नहीं होगा। कमिंग टू नेक्स्ट, द म्यूटेंट स्पेक्ट्रिन with increased tetramerization propensity। इंक्रीज टेट्रामराइजेशन प्रोपेंसिटी का मतलब है टेट्रामर बनाने का प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गया। ठीक है, म्यूटेशन हुआ कुछ स्पेक्ट्रिन में जो वो टेट्रामराइजेशन प्रोपेंसिटी बढ़ गया। अगर टेट्रामराइज करने का प्रोपेंसिटी बन गया मतलब बढ़ गया, मतलब स्पेक्ट्रिन बनने का कैपेसिटी बढ़ गया, तो ये तो कहीं ना कहीं उसके फ्रेमवर्क के लिए अच्छा है। तो ये भी इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्लड सैंपल के एनालिसिस से मैच नहीं करता है। हालांकि रिलेटेड टू स्पेक्ट्रिन म्यूटेशन है, बट जो हमें मिल रहा है कि स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गया उससे मैच नहीं कर रहा है, फिर भी हम लोग उसको अभी रखते हैं। ठीक है, आगे का एनालिसिस करते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट सी, म्यूटेंट बीटा स्पेक्ट्रिन डिफेक्टिव इन अल्फा बीटा डाइमराइजेशन एबिलिटी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बीटा स्पेक्ट्रिन में, बीटा सब यूनिट में कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से अल्फा बीटा डाइमराइज एबिलिटी नहीं है, मतलब अल्फा बीटा डाइमराइजेशन नहीं हुआ। सिंपल सा बात है, अल्फा बीटा डाइमराइज नहीं करेगा तो स्पेक्ट्रिन नहीं बनेगा, स्पेक्ट्रिन नहीं बनेगा तो फ्रेमवर्क डिसाइड नहीं होगा, मतलब आपका ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा एंड वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, दूसरा शेप ले लेगा। तो अगेन हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर तो सी लग रहा है। एंड डी में भी म्यूटेंट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का बात करें, एंजाइम का स्ट्रक्चर से मतलब नहीं कोई, तो अगेन ये हमारा आंसर नहीं है। तो कहीं ना कहीं बी एंड सी में आंसर होना चाहिए, एंड दैट टू सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन जो यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन के साथ बैठ रहा है। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बट हम लोग थोड़ा सा स्पेक्ट्रिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेक्ट्रिन के बारे में, तो स्पेक्ट्रिन जो है इट इज अ लार्ज साइटोस्केलेटन एंड हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन जो कि अल्फा एंड बीटा सब यूनिट से बना होता है। वो 106 कंटेजियस अमीनो एसिड सीक्वेंस मोटिव है जिसको हम लोग स्पेक्ट्रिन रिपीट बोलते हैं, विच इज ऑलवेज रिपीटेड इन द स्पेक्ट्रिन मोटिव। ठीक है, ये पाया जाता है। सो स्पेक्ट्रिन जो है इट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ आरबीसी। तो स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी का बात आएगा तो स्पेक्ट्रिन का ही हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, so the alpha and the beta subunit interact primarily through hydrophobic bond। जो अल्फा सबयूनिट एंड द बीटा सबयूनिट ऑफ द स्पेक्ट्रिन है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करते हैं विच इज सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके स्पेक्ट्रिन मॉइटी बनाते हैं जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है आरबीसी का। नाउ स्पेक्ट्रिन रिपीट जो है इट इंटरैक्ट विद द लिपिड। स्पेक्ट्रिन आपका क्या कैसा प्रोटीन है? वो आपका पेरिफेरल प्रोटीन है। तो पेरिफेरल प्रोटीन है मतलब सेल के बाहर में वो प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली प्रोटीन से, लिपिड से उसे इंटरैक्ट करना पड़ेगा टू मेंटेन इटसेल्फ एंड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी और द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इट नीड टू इंटरैक्ट विद द लिपिड। सो व्हाट इज द स्पेक्ट्रिन डूइंग? इज इंटरैक्टिंग विद द लिपिड। ओके, सो बोथ अल्फा एंड द बीटा स्पेक्ट्रिन दे हैव फॉस्फेटिडाइल सीरीन, पीएस से बाइंड करने का बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है जो पीएस से बाइंड करता है, एंड ऑल्सो दे इंटरैक्ट विद द एनकायरिन विच इज अनदर पेरिफेरल प्रोटीन जो स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड बैंड 4.1 विच इज अगेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो आपके पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, तो आप स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन, बैंड 4.1 इन सबसे इंटरैक्ट करता है अलॉन्ग विद पीएस। ठीक है, ना एसिमेट्रिकल पीएस, और देखा गया है कि वे फॉस्फेटिडाइल सीरीन, हमें पता भी है कि आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट में पीएस का जो प्रेजेंस होता है वो इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल पीएस प्रेजेंट है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेल आल्सो, बिकॉज हम लोग को पता है जब अपोप्टोसिस होता है तो ये पीएस में चेंजेस आता है जिसको हम लोग बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द
नॉर्मल सेल एंड द अपोप्टोटिक सेल। ठीक है, तो उनके पीएस को भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टी को, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्पेक्ट्रिन है कैन बाइंड टू दिस पीएस एंड कंबाइन विद द एरिया एनरिच्ड इन द फॉस्फोडिटाइल इथेनॉल अमाइन। ठीक है, वो यहाँ पीएस में प्रेजेंट रहता है एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एरिया जहाँ पे फॉस्फोडिटाइल इथेनॉल अमाइन प्रेजेंट है, उनके साथ अटैच करके रखते हैं। ठीक है, सो दिस पीई दैट इज फॉस्फोडिटाइल इथेनॉल अमाइन बाइंडिंग साइट स्पेक्ट्रिन में रिपीट 14 और 15 में बीटा स्पेक्ट्रिन यूनिट सब यूनिट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और देखा गया एनालिसिस से ये देखा गया है कि स्पेक्ट्रिन और पी का इंटरेक्शन साइट जो है यूजिंग अ सीरीज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, जब स्पेक्ट्रिन ने बहुत सारे पॉइंट म्यूटेशन जो पी से इंटरैक्ट करने का सीक्वेंस है, प्रोटीन एलिमेंट है, स्ट्रेच है, उसमें बहुत बार अलग अलग जगह पे पॉइंट म्यूटेशन करके ये देखा गया, रिवील किया गया कि जो बीटा स्पेक्ट्रिन है उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है लिपिड से अटैचमेंट में। मतलब स्पेक्ट्रिन पी अटैचमेंट और स्पेक्ट्रिन पीएस अटैचमेंट के लिए बीटा सब यूनिट ऑफ द स्पेक्ट्रिन इज प्लेइंग मेजर रोल टू लिंक विद द लिपिड। इसका मतलब है स्पेक्ट्रिन को लिपिड के साथ बाइंड करने के लिए, पेरिफेरल अटैच करने के लिए बीटा सब यूनिट चाहिए। और अगर बीटा सब यूनिट में कोई भी म्यूटेशन होगा तो अल्फा बीटा डाइमराइजेशन नहीं होगा, स्पेक्ट्रिन का प्रेजेंस नहीं होगा एंड डिफॉर्मिटीज आ जाएगा आरबीसी में। तो आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम लोग ऑप्शन सी को प्रेफर किए, और ऑप्शन सी इज द मोस्ट प्रोबेबल एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो होपफुली आपको ये सेशंस हेल्प करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको हेल्प कर सकता है उनके साथ शेयर करिए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।